आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वैसे आप लोग कैसे हो कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे तो एक्चुअल में नहीं पता आप लोग कैसे हो, बट आई ऑलवेज विश कि आप लोग बहुत अच्छे हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग यहाँ पे ऑफिशियली अपने सेकेंड ईयर में एंटर कर चुके हो, ठीक है। एंड आप लोग बन चुके हो यहाँ पे सीनियर्स। तो लाइफ में आपका एक लेवल अप हो चुका है। तो स्टडी में भी इस बार आपका थोड़ा सा एक लेवल अप होने वाला है। एंड जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं। आप लोगों ने इतने सारे मैसेजेस किए, इवन कुछ लोग के तो फैमिली वालों के भी मैसेजेस आ रहे हैं, तो अब इतना कुछ होगा तो हमें तो वापस आना ही पड़ेगा। खैर, यहाँ पे हम इन सारी बातों को साइड करते हुए बात करते हैं अपने बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर के बारे में। सो बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर। अब थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों को यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कितना उनका यहाँ पे सिलेबस रहने वाला है। सिलेबस यहाँ पे लेंदी है कि शॉर्ट है, और एग्ज़ाम आप लोग के कब तक हो सकते हैं, और सिलेबस यहाँ पे कब तक कवर हो जाएगा, और यहाँ पे कैसे आपका थोड़ा सा यहाँ पे लेवल अप होने वाला है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे वीडियो में बात करेंगे। अब देखो, ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस ऑलरेडी पता चल चुका होगा, ठीक है। आप लोगों ने सब्जेक्ट्स तो ज़रूर पढ़ लिए होंगे, लेकिन फिर भी ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पार्टिकुलर हर सब्जेक्ट के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। मतलब कि हर सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों को कितना सिलेबस पढ़ना है, मतलब यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से यहाँ पे सब टॉपिक्स हैं, तो सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। यानी कि उससे आप लोग को एक बहुत अच्छा सा आइडिया हो जाएगा कि आपका जो सिलेबस है वो लेंदी है कि शॉर्ट है, ठीक है, और आप लोग को कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस बार। और फिर भी अगर मान लो आप लोग वीडियो नहीं देखना चाहते हो, ठीक है, और सिलेबस आप लोग को पता है, तो फिर भी आप लोग वीडियो का लास्ट 2-3 मिनट देख लेना, क्योंकि वहाँ पे हम लोग मेनली बात कर रहे होंगे कि आपका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है और सिलेबस यहाँ पे कैसे हम कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे इन सारी बातों के साथ हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स के बारे में, तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे आप लोगों को कोई भी इंटरनल सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। बल्कि यहाँ पे बात करें तो थर्ड सेमेस्टर से आप लोग को अपने आने वाले जो भी सेमेस्टर्स हैं वहाँ पे कोई भी इंटरनल सब्जेक्ट्स नहीं देखने को मिलेगा। जो भी इंटरनल सब्जेक्ट्स थे वो आप लोगों ने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। तो यानी कि यहाँ पे आप लोग को सारे के सारे सब्जेक्ट्स एक्सटर्नल ही देखने को मिलेंगे, यानी कि सबका यहाँ पे यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा। अब देखो, यहाँ पे जो हमारी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो कुछ यूनिवर्सिटी में तो आप लोग को 5 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ में हमारे 4 ही होते हैं। तो वो जो 5वां सब्जेक्ट है वो होता है हमारे यहाँ पे ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल इथिक्स। तो ये हमारा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, जो कि हमारी कुछ ही यूनिवर्सिटी में देखने को मिलता है, जैसे कि हमारी AKTU यूनिवर्सिटी हो गई, और भी 1-2 यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे आप लोग को ये सब्जेक्ट देखने को मिलता है। वरना आप लोग को यहाँ पे हमारे 4 मेन सब्जेक्ट्स हमारे बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर के अंदर आप लोग को पढ़ने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला सब्जेक्ट हमारा हो जाता है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, ठीक है। अभी इन सब के बारे में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे, पहले आप लोग बस नाम देख लो। पहला हो गया फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, दूसरा हो गया इन फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, थर्ड हो गया हमारे यहाँ पे फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, एंड फोर्थ हो गया हमारे यहाँ पे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड, एंड फिफ्थ हमारा सब्जेक्ट हो जाता है ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल इथिक्स, जो कि आप लोग का एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। मतलब ऑप्शनल नहीं है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में होता है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में नहीं देखने को मिलता है, लेकिन जिनके अंदर होता है, जैसे अगर AKTU की बात करें तो आप लोग को ये 5 सब्जेक्ट का एक्सटर्नल एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं हो गया आई थिंक। तो अब हम लोग यहाँ पे एक एक सब्जेक्ट्स का जो है पूरा डिटेल कोर्स देखते हैं कि कितना सिलेबस है और क्या क्या आप लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के बारे में। अब फिजिकल फार्मास्यूटिक्स आखिर है क्या? तो देखो, यहाँ पे 11th और 12th में आप लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी थी। केमिस्ट्री के हमारे 3 पार्ट हुआ करते थे 11th-12th में, हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और थर्ड कौन सा था? फिजिकल केमिस्ट्री। तो जो आप लोग की फिजिकल केमिस्ट्री थी वही हमारी पूरी की पूरी आप लोग को फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। यानी यहाँ पे हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का हमारे फार्मेसी में क्या यूज है, मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं फार्मेसी में, तो हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू किसका लेके चलेंगे? फार्मेसी का। यानी कि हमारा जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसका हमारे फार्मास्यूटिक्स या फिर कह सकते हो फार्मेसी में किस तरीके से यूज होता है, हमारी दवाओं में उसका किस तरीके से एप्लीकेशन होता है, उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे अपने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम लोग बात करें अपने यूनिट 1 की, ठीक है। देखो, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे सिलेबस का ओवरव्यू ले लेंगे ताकि आप लोग को एक आइडिया चल जाए। अब यहाँ पे हम लोग डिटेल में तो बात करेंगे नहीं कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बट एक आइडिया ले लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 में आप लोग का एक ही चैप्टर है जो कि हमारा पूरा का पूरा सॉल्युबिलिटी के ऊपर होने वाला है।
तो यहाँ पे आप लोग को पढ़नी है सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स, जिसके अंदर हमारे कुछ सब टॉपिक्स हो जाते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन यानी कि इसकी एक्सप्रेशन क्या होगी, ठीक है। फिर हमारे यहाँ पे सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कैसे होता है, मैकेनिज्म उसकी, उसके बाद हमारे कुछ आइडिया सॉल्युबिलिटी पैरामीटर, फिर हमारा सॉल्वेशन एसोसिएशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी और डिफ्यूजन प्रिंसिपल, फिर हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स, रॉल्स लॉ। अब देखो रॉल्स लॉ यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और फिर हमारे यहाँ पे कुछ सब टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे कि क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब ये सब हमारे सॉल्व टॉपिक्स हैं। अगर हम लोग यहाँ पे इसमें डिटेल और लॉन्ग टॉपिक्स की बात करें तो हमारा हो जाता है यहाँ पे डिफ्यूजन प्रिंसिपल इन बायोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है, और हमारा रॉल्स लॉ और हमारा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो यहाँ से आप लोग को मेनली क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलते रहते हैं, ठीक है। और बात करें हम लोग यहाँ पे अपने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के यूनिट नंबर 2 की, तो यहाँ पे आप लोग को 2 चैप्टर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जिसमें पहला हो जाएगा हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब देखो स्टेट्स ऑफ मैटर आप लोग को बहुत ही सिंपली पता है क्या होता है, हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा लिक्विड और गैस है उसके बारे में हमें थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। मेनली उसमें भी अगर हम लोग बात करें तो गैसेज के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ पे अगर हमारा सब टॉपिक्स की बात करें इसके अंदर तो हमारा स्टेट ऑफ मैटर हो गया, ठीक है। अब देखो ये दूसरा से आप लोग कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ पे ये हमारा चैप्टर वाइज है। जैसे कि यूनिट 1 में एक चैप्टर था और यहाँ पे हमारे यूनिट 2 में हमारे 2 चैप्टर हैं, जैसे कि ये सेकंड हो गया और ये थर्ड। तो हम लोगों ने इसको थोड़ा सा चैप्टर वाइज लिखा है, ठीक है, ताकि आप लोग को आइडिया लग जाए कि कितने चैप्टर्स हैं और कितने यहाँ पे टोटल यूनिट्स हैं। यूनिट 2 में हमारे जो सब टॉपिक्स हैं उसमें हो गया हमारा स्टेट ऑफ मैटर। तो इसमें सिंपली आप लोग को स्टेट ऑफ मैटर पढ़ना है। फिर हमारा चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर, कैसे चेंजेस होते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर लैटेंट हीट और वेपर प्रेशर, सब्लिमेशन, क्रिटिकल पॉइंट और यूटैक्टिक मिक्सचर्स। अब देखो ये सारे हमारे जितने भी टॉपिक हैं, जैसे कि वेपर प्रेशर, लेटेंट हीट और सब्लिमेशन, क्रिटिकल पॉइंट, यूटैक्टिक मिक्सचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये सारे हमारे जो है आप कह सकते हो कि 2 नंबर के टॉपिक्स हैं, ठीक है। यानी कि ये सारे हमारे शॉर्ट टॉपिक्स होते हैं। तो स्टेट ऑफ मैटर से मेनली हमारा लॉन्ग क्वेश्चन अगर बनता है तो क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड के ऊपर बनता है, वरना यहाँ पे जनरली हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। एंड बात करें हम लोग यहाँ पे अपने चैप्टर नंबर 3 की, तो आ जाता है हमारा यहाँ पे यूनिट 2 के अंदर ही फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ जाता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ऑप्टिकल रोटेशन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखो ये सारे टॉपिक्स भी हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस में ही देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर यूनिट 2 की बात करें तो यहाँ से आप लोग को 2 नंबर के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स हमारे 2 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और यूनिट नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो आ जाता है 4th चैप्टर, जो कि हमारा सरफेस एंड इंटरफेशियल फिनोमेना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या पढ़ना है, देखो यहाँ पे हमारा सिंपली जो भी हमारा सरफेस होता है और इंटरफेस होता है। अब आई थिंक आप लोग को थोड़ा बहुत सरफेस वगैरह पता होगा, नहीं भी पता होगा तो हम लोग यहाँ पे काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। तो सब टॉपिक्स की बात करें तो हमारा जो भी सरफेशियल एंड इंटरफेशियल टेंशन हो गया। अब यहाँ से हमारा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है जो कि हो जाता है मेजरमेंट ऑफ सरफेशियल टेंशन एंड इंटरफेशियल टेंशन। तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। बाकी हमारे सब टॉपिक्स हो जाते हैं कुछ सरफेस फ्री एनर्जी और स्प्रेडिंग कोफिशिएंट, एब्जॉर्प्शन, सर्फेक्टेंट्स। तो सर्फेक्टेंट से भी कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन HLB स्केल के ऊपर देखने को मिल जाता है। फिर हमारा सॉल्युबलाइजेशन हो गया, डिटर्जेंसी हो गया। देखो यहाँ पे हम लोग बात करें फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की, तो यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे हमारे सब टॉपिक्स बहुत देखने को मिलेंगे। यानी यहाँ पे हमारे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा होंगे और बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बनते हैं हमारे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के अंदर। और देखो यहाँ पे ये जो भी आपका हम लोग जो भी सिलेबस देख रहे हैं इसका PDF आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो आप लोग को सिलेबस का आइडिया हो जाएगा। और बात करें हम लोग यहाँ पे अपने यूनिट नंबर 4 की, तो यहाँ पे आप लोगों को जो चैप्टर पढ़ना है वो है हमारा कॉम्प्लेक्सेशन एंड प्रोटीन बाइंडिंग। तो आप लोगों ने यहाँ पे एनालिसिस में कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन पढ़ा था, थोड़ा बहुत याद है आप लोगों को, कुछ लिगेंड वगैरह के बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो बिल्कुल वही सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है। यहाँ पे जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स होता है, लिगेंड्स होता है, उन सब के बारे में यहाँ पे काफ़ी डिटेल में हमें पढ़ना है। तो इसके अंदर भी हमारे कुछ सब टॉपिक्स हो जाते हैं, जैसे हमारा इंट्रोडक्शन हो गया इसका, फिर क्लासिफिकेशन हो गया, मेथड ऑफ एनालिसिस हो गया, फिर हमारा प्रोटीन बाइंडिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लगभग हर बार ही एग्जाम में देखने को मिलता है। फिर हमारा कॉम्प्लेक्सेशन एंड ड्रग एक्शन, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट। तो इन सब के बारे में हमें काफ़ी डिटेल में बात करनी है। और यूनिट 5 की बात करें, अब देखो यूनिट 5 आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बिल्कुल। आप लोगों ने याद है, आप लोगों ने फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड बेस एंड बफर्स पढ़ा था। तो बफर्स के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने बफर्स को काफ़ी डिटेल में देखा था, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में बात की थी। तो बिल्कुल वही सारी चीज़ें आप लोगों को यूनिट 5 में देखने को मिलने वाली है। यानी अगर आप लोगों ने वहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट जो भी हमारी सेकंड थी, अगर उसको आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा था, स्टार्टिंग जो भी था हमारा एसिड बेस एंड बफर,
तो यूनिट 5th आप लोग को बहुत आसान लगने वाली है क्योंकि इसमें सारे के सारे वही टॉपिक्स दे रखे हैं। जैसे कि इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे पीएच स्केल के बारे में, थोड़ा सा पीएच डिटर्मिनेशन और एप्लीकेशन ऑफ बफर, सब चीज़ें पढ़ी हैं हम लोगों ने। बफर इक्वेशन, हेंडरसन हसलबैक इक्वेशन याद है आप लोग को, बफर कैपेसिटी, सारी चीज़ें तो पढ़ी थी हम लोगों ने यार। बफर इन फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम और बफर डाइजोटोनिक सोल्यूशन, ये टॉपिक तो पूरा डिट्टो कॉपी है, ठीक है। मतलब इसमें तो कुछ एक्स्ट्रा मिलने वाला है ही नहीं आप लोग को। जो आप लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था वही आप लोग को यहाँ पे इसके अंदर भी पढ़ना है। तो ये था हमारे यहाँ पे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स। एंड अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, तो देखो यहाँ पे इसका नाम क्या है, माइक्रोबायोलॉजी। यानी हम लोग यहाँ पे बायोलॉजी की उस पार्ट के बारे में बात करेंगे जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे क्या होते हैं, जैसे कि हमारा, जिनको हम लोग यहाँ पे नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए हमारे माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। देखो इसका सिंपल सा नाम ही लिखा हुआ है माइक्रो, तो माइक्रोस्कोप से हम लोग किसको देखते हैं बताओ, बैक्टीरिया को देखते हैं, वायरस हो गया हमारा, फंगी हो गया, तो जो भी हमारे फंजाई वगैरह होते हैं, ठीक है, यानी वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये है कि हम लोग अपने इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते क्यों हैं, यानी कि हमें क्यों जरूरत पड़ रही है कि हम लोग यहाँ पे बैक्टीरिया या फिर वायरस वगैरह के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यार आप लोग को पता ही है कि जो हमारी बॉडी है उसके अंदर भी ऑलरेडी कई सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें सारे के सारे बैक्टीरिया, वायरस, पता नहीं कितनी कितनी सारी चीज़ें प्रेजेंट है। कोरोना वायरस आप लोग को पता है इसने कितना हार्म पहुंचाया था। तो वहाँ पे देखो उस मतलब यहाँ पे जैसे कोरोना वायरस को अगर हम लोग ले, तो यहाँ पे कोरोना वायरस यहाँ पे किस तरीके से काम करता था, वो हमारी बॉडी के अंदर जाके किस तरीके से हमारी बॉडी को हार्म कर रहा था। तो उन सारी चीज़ों की मैकेनिज्म को समझने के लिए हमें यहाँ पे अपने बैक्टीरिया वायरस के बारे में तो समझना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इन सारी चीज़ों को अपनी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोग ध्यान से सुनना, देखो माइक्रोबायोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रांच है। मतलब इसके ऊपर सेपरेट आप लोग का जो है पीजी कोर्स वगैरह रहता है, ठीक है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कोर्स है। तो यहाँ पे अगर हम लोग फार्मेसी के अंदर बात करें तो हम लोग फार्मेसी के अंदर माइक्रोबायोलॉजी नहीं बल्कि फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं। अब आप लोग यहाँ पे समझ जाना, वैसे माइक्रोबायोलॉजी लिख दिया है लेकिन वो होता है हमारा फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि फार्मेसी के अंदर हमारी माइक्रोबायोलॉजी का कौन कौन सा यूज है और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन सबको हम लोग अपनी फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो यूनिट 1 की अगर हम लोग बात करें तो यूनिट 1 में आप लोग को सबसे पहले पढ़ना है अपना इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। यानी कि इसकी क्या हिस्ट्री थी, कैसे कैसे यहाँ पे इसका कह सकते हो कि देखो माइक्रोबायोलॉजी एक्चुअल में ना बहुत ज़्यादा पुरानी ब्रांच नहीं है, ये हमारी एक नई ब्रांच है। तो इसके अंदर अभी भी काफ़ी सारी डिस्कवरी और स्टडी चल रही हैं, तो इसमें भी फ्यूचर का स्कोप भी काफ़ी अच्छा खासा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फिर हमारी माइक्रोबायोलॉजी की भी कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी भी एक ब्रांच है। अब इसके अंदर भी हमारी सब ब्रांचेस होती हैं, जैसे कि हमारा अगर मान लो हमें वायरस के बारे में डिटेल स्टडी करनी है तो वायरोलॉजी हो गया, ठीक है। बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है तो बैक्टीरियोलॉजी हो गया। इस तरीके से हर चीज़ की हमारी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, तो उसको भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेना है और फिर हम लोग देखेंगे हमारा इसका माइक्रोबायोलॉजी का क्या क्या स्कोप है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यानी क्यों पढ़ रहे हैं। और फिर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अपने सेल के बारे में। अब देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमें वो वाली सेल पढ़नी है जो कि हम लोगों ने एचएपी में पढ़ी थी। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अपनी सेल्स जो कि हमारी बैक्टीरिया की सेल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे अपने प्रोकारियोट्स और यूकारियोट्स का, फिर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे मेनली अपने बैक्टीरिया के बारे में। तो अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग अपने फर्स्ट यूनिट की बात करें तो हमारे टोटल यहाँ पे आपको 4 चैप्टर्स इसके अंदर पढ़ने हैं, ठीक है। जिसमें पहला चैप्टर हो गया हमारा इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, दूसरा हो गया सेल और थर्ड हो गया हमारा स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। तो यहाँ पे बैक्टीरिया की स्टडी की बात करें तो इसके अंदर हमें काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी है। लाइक हमें यहाँ पे बैक्टीरिया का जो भी अल्ट्रा स्ट्रक्चर यानी काफ़ी डिटेल में उसके अंदर देखना है, और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया की क्या क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है। बेसिकली इसके अंदर हम लोग यहाँ पे कल्चर मीडिया के बारे में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। कल्चर मीडिया क्या होता है, देखो कल्चर मीडिया वैसे अभी चलो हम आपको बता देते हैं बट आप लोग थोड़ा समझ नहीं पाओगे। कल्चर मीडिया बेसिकली एक टाइप का मीडियम होता है जिसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। अब क्यों करते हैं, हमें बैक्टीरिया क्यों ग्रो कराने हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। बाकी आप लोग यहाँ पे समझो कि जो भी हमारा कल्चर मीडिया है उसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज होते हैं और यहाँ पे जो भी बैक्टीरिया की ग्रोथ है उसके क्या क्या फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर हमारा आइसोलेशन पढ़ेंगे, प्रिजर्वेशन पढ़ेंगे हमारे प्योर कल्चर्स का, ठीक है। फिर हमारा कल्टीवेशन ऑफ एनारोब्स और
क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ, यानी यहाँ पे हम लोग जो है बैक्टीरिया को ग्रो कराएंगे, समझ रहे हो। अब क्यों कराएंगे देखेंगे जब पढ़ेंगे, अभी से सारी चीज़ें जानने ला भी तो सही नहीं है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे फाइनली अपने 4 चैप्टर के बारे में, तो यहाँ पे आ जाता है हमारा माइक्रोस्कोपी। अब देखो माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो माइक्रोस्कोप के बारे में तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा माइक्रोस्कोप के अंदर हमारे बहुत सारे डिफरेंट माइक्रोस्कोप्स आ जाते हैं, जैसे कि हमारा फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, फिर डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो इन सब के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। अब बात करें हम लोग यहाँ पे अपनी माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट 2 के बारे में, तो यहाँ पे आप लोग को 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं फिर से। पहला हो गया हमारे यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो हमारे बैक्टीरिया बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, है ना। कोई ऐसा तो है नहीं कि एक ही टाइप का बैक्टीरिया होता है, कुछ अच्छे भी होते हैं कुछ बुरे होते हैं। तो उन सबको यहाँ पे किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, यानी कैसे उनकी पहचान करेंगे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट स्टेनिंग टेक्निक पढ़ेंगे। यानी कि स्टेनिंग यानी कि उनको थोड़ा सा आप कह सकते हो कि हम लोग कलर वगैरह करेंगे, ठीक है। इसमें डाई टेस्ट होता है बहुत सारा, जैसे इसमें हमारा सिंपल होता है, सिंपल स्टेनिंग होती है, और ग्राम्स स्टेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा एसिड फास्ट स्टेनिंग, तो ग्राम्स स्टेनिंग और एसिड फास्ट स्टेनिंग आप लोगों ने आई थिंक सुना होगा, ग्राम निगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, तो वो हम लोग को यहीं पे पढ़ना है, ठीक है। नहीं भी सुना है तो सुन लोगे, कोई टेंशन वाली बात थोड़ी है। और फिर हमारा बायोकेमिकल टेस्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमें यूनिट 2 के अंदर अपने पहले चैप्टर में पढ़नी है। और अगर अभी तक टोटल चैप्टर्स की बात करें तो टोटल हमारे 5 चैप्टर्स। देखो यहाँ पे जो माइक्रोबायोलॉजी है इसका सिलेबस थोड़ा सा यहाँ पे लेंदी हो जाता है, ठीक है। देखो सिलेबस लेंदी है पर चीज़ें काफ़ी इजी हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सिलेबस टफ है, बस सिलेबस लेंदी है, थोड़ा सा पढ़ना हम लोग को ज़्यादा पड़ेगा। 6 चैप्टर की बात करें तो हमारा आ जाता है स्टरीलाइजेशन। तो स्टरीलाइजेशन क्या होता है, देखो स्टरीलाइजेशन हमारी एक टाइप की ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग यहाँ पे किसी प्लेस को या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को बैक्टीरिया फ्री कर देते हैं। यानी कि स्टरलाइज आप लोगों ने सुना होगा ना, स्टरलाइज कर दो, यानी कि उस चीज़ को इतना साफ कर दो कि वहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया वायरस वगैरह ना रह जाए, वो जगह एकदम क्लीन हो जाए। तो वही सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप के स्टरलाइजेशन होते हैं, जैसे कि हमारा फिजिकल स्टरलाइजेशन, केमिकल और गैसियस रेडिएशन और मैकेनिकल मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन। यानी ये हमारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिनके बारे में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। फिर हमारा होता है इवैल्यूएशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ स्टरलाइजेशन मेथड। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी हमारे कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ होते हैं और स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स, तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एंड यूनिट 3 की बात करें तो यहाँ पे हमारे आ जाते हैं 3 चैप्टर्स, ठीक है। तो सबसे पहला आ जाता है हमारा स्टडी ऑफ फंजाई एंड वायरस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है अपने फंजाई और वायरस के बारे में, जो कि इनके बारे में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे, जैसे कि हमारा जो भी इसका मॉर्फोलॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, रेप्लिकेशन, कल्टीवेशन, मतलब मेनली हमें फंजाई और वायरस के बारे में यहाँ पे डिटेल में बात करनी है, ठीक है। और फिर हमारा 8 चैप्टर आ जाता है, यानी इसका 2nd चैप्टर, और टोटल अभी तक 8 चैप्टर हो चुके हैं हमारे। तो एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। अब देखो सिंपल है, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट आप लोग को पता ही है, जो कि हमारे बैक्टीरिया वगैरह को क्लीन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है, काफ़ी ईजी है। और फिर हमारा कुछ स्टेरिलिटी टेस्ट के बारे में पढ़ना है, ठीक है, यानी कि जिससे हम लोग यहाँ पे इवेल्युएट करते हैं कि कितना अच्छा है वो चीज़ें। और जैसे कि स्टेरिलिटी टेस्ट हमारा सॉलिड, लिक्विड, ऑप्थेल्मिक एंड अदर स्टेराइल प्रोडक्ट्स, यानी कि जो भी हमारे स्टेराइल प्रोडक्ट्स होते हैं उनका हम लोग टेस्ट करेंगे कि वो हैं, मतलब उतना एफिशिएंट हैं भी कि बस दिखने के लिए हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। और बाकी बात करें हम लोग यहाँ पे यूनिट नंबर 4 के बारे में, तो यहाँ पे हमारे 2 चैप्टर्स आ जाते हैं। और अगर टोटल चैप्टर्स की बात करें तो ये हमारा टोटल 10th चैप्टर हो जाता है, जो कि हमारा एसेप्टिक एरिया। एसेप्टिक एरिया, अब ये क्या होता है, देखो एसेप्टिक एरिया हमारा एक टाइप का एक पूरा एरिया हो जाता है। देखो स्टरलाइजेशन यहाँ पे ऐसा होता है ना कि स्टरलाइजेशन हम लोग बहुत छोटी सी चीज़ों का भी कर सकते हैं, और एक मान लो पूरे एरिया को हम लोगों ने स्टरलाइज कर दिया, यानी वो पूरा का पूरा एरिया ही यहाँ पे बैक्टीरिया फ्री कर दिया हम लोगों ने, बहुत बड़ा सा। तो वो होता है हमारा यहाँ पे एसेप्टिक एरिया, यानी एक ऐसा एरिया जो कि यहाँ पे स्टरलाइज होता है, पूरी तरीके से बैक्टीरिया फ्री होता है। तो देखो यहाँ पे हमारी कुछ इंडस्ट्री वगैरह होती हैं जहाँ पे हमें इस एसेप्टिक एरिया की ज़रूरत पड़ती है। तो जब पढ़ेंगे तो काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। तो इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इसको डिज़ाइन किया जाता है, और फिर हम लोग बात करेंगे अपने लैमिनार फ्लो इक्विपमेंट के बारे में। फिर हमारे सोर्सेज ऑफ कंटामिनेशन यानी कि किस तरीके से एसेप्टिक एरिया यहाँ पे कंटामिनेशन का मतलब समझ लो ना, कैसे मतलब इम्प्योरीफाई, मतलब इम्प्योरिटीज़ कैसे हमारे एसेप्टिक एरिया में आ सकती हैं, जैसे कि कैसे वहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह फिर से एंटर कर सकता है। और यहाँ पे मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन, यानी कैसे हम लोग उसको प्रिवेंट करेंगे। फिर हमारा क्लीन एरिया क्लासिफिकेशन। तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे अपने यूनिट 4 के 1st चैप्टर या फिर टोटल 7th 10th चैप्टर में पढ़नी है।
और फिर हमारा आ जाता है माइक्रोबायोलॉजिकल एसे, ठीक है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अपने जो भी हमारे एंटीबायोटिक्स, विटामिन और अमीनो एसिड्स हैं, उनका हम लोग माइक्रोबायोलॉजिकल एसे। देखो इसका मतलब यहाँ पे सिंपली होता है कि किस तरीके से, जैसे हमारा एंटीबायोटिक्स है तो क्या करता है, एंटीबायोटिक्स हम लोग क्यों लेते हैं, ताकि हमारे बॉडी के अंदर जो भी बैड बैक्टीरिया है उनको यहाँ पे किल कर सके। तो यहाँ पे वो किल करने में कितना एफिशिएंट है, यानी अच्छी तरीके से अपना काम कर भी पा रहा है कि नहीं, उन सारी चीज़ों को हम लोग अपनी माइक्रोबायोलॉजिकल एसे में पढ़ेंगे। एंड फाइनली हम लोग बात करें अपनी यूनिट नंबर 5 की, तो यहाँ पे आ जाता है हमारा इसमें भी हमारे 2 चैप्टर्स आ जाते हैं, जिसमें पहला हो गया हमारा माइक्रोबियल कंटामिनेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखो आप लोग को पता है, जैसे मान लो कोई भी हमारा फूड वगैरह है, ठीक है, तो अगर वो बहुत दिन तक ऐसे मतलब कहीं रखा जाए तो उसमें क्या होता है, माइक्रोबियल कंटामिनेशन स्टार्ट हो जाता है। यानी देखो इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि मान लो ब्रेड वगैरह अगर बहुत दिन तक रखे रह जाए, ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है, ठीक है, वाइट कलर की। तो वो क्या होता है, वो हमारे बैक्टीरियल मतलब वहाँ पे माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो जाता है। तो हम लोग वही पढ़ेंगे कि कैसे यहाँ पे चीज़ें होती हैं, ठीक है, और क्या कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ स्पॉयलेज, फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग माइक्रोबियल स्पॉयलेज और सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन और असेसमेंट ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन एंड स्पॉयलेज। तो सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फिर लास्ट में हमारा जाता है एनिमल सेल कल्चर। तो यहाँ पे जैसे कि जो हमारा कल्चर मीडिया था उसी तरीके से हमारा एनिमल सेल कल्चर भी है। तो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे काफ़ी डिटेल में जब पढ़ेंगे तो बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस। एंड अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में। बात करें हम लोग यहाँ पे अपने फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के बारे में, तो यहाँ पे देखो इंजीनियरिंग से ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बीटेक वाली कोई इंजीनियरिंग पढ़नी है। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का मतलब है कि जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती हैं उसके अंदर हमारे बहुत सारे अलग अलग टाइप के इक्विपमेंट्स होते हैं ना, जैसे दवाओं को बनाना है या फिर किसी चीज़ की मिक्सिंग करनी है या फिर किसी चीज़ के मान लो साइज़ को रिड्यूस करना है या फिर किसी चीज़ को फिल्टर करना है। तो हर मतलब सभी के लिए बहुत अलग अलग टाइप की बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं ना। तो वो जो मशीनें हैं ना, हमें बेसिकली उन सारी चीज़ों के बारे में इसके अंदर पढ़ना है, मशीनों के बारे में पढ़ना है। यानी वो मशीनें कैसे काम करती हैं, किस तरीके से उनका कह सकते हो कि कैसे वो बनी होती हैं और कैसे उनका मैकेनिज्म होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग अपनी फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में के अंदर पढ़ेंगे। और मतलब वो मशीनें क्या काम करती हैं पहले हम लोग उसका इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर मशीनों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि यूनिट 1 की अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग को टॉपिक पढ़ना है फ्लो ऑफ फ्लूइड। अब देखो यहाँ पे जो भी हमारा फ्लूइड्स है पहले हम लोग उसका इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर हमारे इन फ्लूइड्स के फ्लो में कौन कौन सी जो भी हमारे इक्विपमेंट्स से यूज होते हैं, जैसे कि हमारा इसमें हमारा वेंचुरी मीटर हो गया, ऑरिफिस मीटर हो गया, पिटोट ट्यूब और रोटामीटर। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमें काफ़ी डिटेल में बात करनी होगी। और हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी रहते हैं, जैसे कि हमारा यूनिट 1 में बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन के आ जाता है बर्नौलीज़ थ्योरम। बर्नौलीज़ थ्योरम आप लोगों ने वैसे तो 11th या फिर 12th में भी अपने पढ़ी होगी अगर याद हो तो, लेकिन अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, हम लोग दोबारा से तो देखेंगे ही। तो ये हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंसेप्ट हो जाता है। और फ्लूइड्स आप लोग को पता होगा, फ्लूइड्स हमारे क्या होते हैं, जो भी हमारे लिक्विड्स और गैसेज होती हैं उनको हम लोग फ्लूइड्स बोलते हैं, ठीक है। सॉलिड्स यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता है। एंड अब बात करें हम लोग यहाँ पे अपने चैप्टर नंबर 2 की, तो ये हमारा जाता है साइज रिडक्शन। अब देखो साइज रिडक्शन सिंपल सा नाम ही है, यानी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, साइज को रिड्यूस मतलब छोटा करना। यानी कि कुछ कुछ हमारे ऐसे सब्सटेंस होंगे जिसका हम लोग साइज रिड्यूस करेंगे। जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा सा रॉ मटेरियल है और हमें एक छोटी सी दवा बनानी है, तो हमें उसका साइज रिड्यूस करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे साइज रिडक्शन करते कैसे हैं, ठीक है, इसका क्या मैकेनिज्म होता है और कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, जैसे कि हमारा हैमर मिल, बाल मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल, एज रनर मिल और एंड रनर मिल। तो ये सारे इक्विपमेंट्स के बारे में हमें काफ़ी डिटेल में साइज रिडक्शन में पढ़ना है। फिर हमारा जाता है साइज सेपरेशन। तो साइज सेपरेशन का क्या मतलब है, जैसे मान लो कुछ हमारे बहुत अलग अलग साइज के ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे एक मान लो 10 mm का है, दूसरा मान लो 20 mm का है, तीसरा मान लो 30 mm का है, चलो mm तो बहुत कम हो गया, मान लो सेंटीमीटर, ठीक है, एक हमारा जो है 1 सेंटीमीटर का है, दूसरा हमारा जो है 2-3 सेंटीमीटर। तो ऐसे सब मिक्स है आपस में। तो मान लो हमें सिर्फ 1 सेंटीमीटर वाले की ज़रूरत है, तो हमें उस 1 सेंटीमीटर वाले को अलग करना पड़ेगा ना। यानी साइज के हिसाब से, अलग अलग साइज के हिसाब से चीज़ों को सेपरेट करना, उसको हम लोग पढ़ेंगे साइज सेपरेशन में। अब इसमें हमारे जो भी इक्विपमेंट्स आ जाते हैं, लाइक हमारा सीप शेकर हो गया, साइक्लोन सेपरेटर हो गया, एयर सेपरेटर, बैक फिल्टर एंड इल्यूट्रेशन टैंक, ठीक है। तो ये सारा हमारा साइज सेपरेशन में हमें पढ़ना है। फिर हमारा आ जाता है यहाँ पे यूनिट नंबर 2। तो यूनिट नंबर 2 में आप लोगों को सबसे पहले पढ़ना है हमारे हीट ट्रांसफ़र के बारे में। अब इसके अंदर आप लोग को जो भी हमारे फूरियर्स लॉ हो गया, ठीक है, और
जो हमारे हीट इंटरचेंजर्स है और हीट एक्सचेंजर्स होते हैं, ठीक है। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, इसको आप लोगों ने 11th-12th में भी पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत याद होगा। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। यानी कि देखो बहुत सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि बहुत नई चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत आप लोग का 11th-12th का भी कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, थोड़ा बहुत आप लोग को कुछ कुछ नई चीज़ें भी देखने को डेफिनेटली मिलेंगी। तो यहाँ पे यूनिट नंबर 2 के सेकंड चैप्टर की बात करें तो आ जाता है हमारा इवेपोरेशन, या फिर टोटल हमारा 5th चैप्टर हो गया। अब इवेपोरेशन आप लोग को पता है क्या होता है, हमारा जो भी लिक्विड यहाँ पे वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है वही होता है इवेपोरेशन। तो कैसे यहाँ पे इसका क्या एप्लीकेशन होता है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव होता है, क्या इसका प्रिंसिपल होता है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। और डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन, देखो हीट प्रोसेस हमारी बहुत अलग अलग टाइप की होती हैं, लेकिन इवेपोरेशन हमारी एक बहुत अलग टाइप की प्रोसेस है। देखो इवेपोरेशन एक्चुअल में क्या होता है कि इसमें हम लोग हीट देते नहीं हैं, बल्कि अपने आप चीज़ें हो रही होती हैं। जैसे मान लो अगर आप एक गिलास पानी छत पे मान लो धूप में रखा हो, ठीक है, सुबह रख के आओ, तो शाम को अगर आप लेने जाओगे तो आप लोगों को पानी थोड़ा अमाउंट कम हो जाएगा। तो वो कैसे कम होता है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत पानी क्या हुआ, इवेपोरेट हो गया। तो उसमें आप लोगों ने कोई ऐसा तो है नहीं कि हीट अपने आप से दे दी, अपने आप ही तो हुआ ना। तो वो सारी चीज़ें होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फिर हमारे इसके अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट आ जाते हैं, जैसे स्टीम जैकेटेड केटल, हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर। तो ये सारे आप लोग पढ़ के देख सकते हो, ठीक है। फिर डिस्टिलेशन, तो डिस्टिलेशन की हम लोग बात करें। अब देखो डिस्टिलेशन में क्या होता है, डिस्टिलेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें सबसे पहले तो हम लोग लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करते हैं, फिर वेपर को दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ये करते क्यों हैं तो जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे। बाकी इसके अंदर हमें जो है पढ़ना है हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्लैश डिस्टिलेशन और स्टीम डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन। देखो ये सारी चीज़ें ना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि इसके अंदर हमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट्स, अपनी मशीन्स के बारे में पढ़ना है हमें, ठीक है। तो देखो पूरा फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग हमारा मशीन्स के ऊपर ही बेस है, बहुत सारे इक्विपमेंट आप लोग को पढ़ने पड़ेंगे। और इसीलिए थोड़ा सा मतलब देखो ये टफ तो सही पूछो तो ये तो बहुत ईजी है, मतलब इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट है ही नहीं, बट इसमें याद बहुत करना पड़ता है। मतलब आप लोग को बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स का फिगर, मतलब आप लोग को फिगर याद करना ही पड़ेगा, फिगर बनाना ही पड़ेगा। तो फिगर आप लोग को ज़रूर याद करना पड़ेगा इसके अंदर। यूनिट 3 की बात करें तो हमारा आ जाता है ड्राइंग और मिक्सिंग। इसके अंदर हमारे 2 चैप्टर्स आ जाते हैं। तो ड्राइंग की बात करें तो ड्राई, अब ड्राई देखो क्या है, जैसे हमारा कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है तो उसको ड्राई करना, सिंपल सी बात है, उसको सुखाना। जैसे मान लो दवा बनानी है तो मान लो जो भी हमारी सॉलिड डोजेज फॉर्म होती हैं, पाउडर, टैबलेट ड्राई होती है ना, उसको ड्राई तो करना पड़ेगा। तो वही होता है ड्राइंग प्रोसेस कैसे होती है। अब ड्राइंग के हमारे इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं, ट्रे ड्रायर हो गया, ड्रम ड्रायर, स्प्रे ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, वैक्यूम ड्रायर, फ्रीज ड्रायर। तो वही पढ़ना है हमें। बाकी मिक्सिंग की बात करें तो यहाँ पे हमारा मिक्सिंग के अंदर यानी कि चीज़ों को मिक्स करना, यानी मान लो जो भी 2-3 मतलब हमारे इंग्रेडिएंट्स को हम लोग मिक्स कर रहे हैं तो कैसे मिक्स करते हैं, तो क्या होता है हमारा डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सिंग, और कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। और जो भी हमारा डबल कोन ब्लेंडर हो गया, जो अब ये हमारे मिक्सर्स होते हैं, ठीक है, यानी इसकी हेल्प से हम लोग मिक्स करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने आप लोग का पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से लिख दिया है, तो इसका PDF आप लोग ज़रूर डाउनलोड कर लेना और इसको देखो एक बार। मतलब सिलेबस देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब कुछ लोगों को तो बहुत बोरिंग लग रहा होगा ना कि क्या हम लोग एक एक टॉपिक देख रहे हैं, लेकिन जब देखोगे तब आप लोग को आइडिया लगेगा ना कि कितना पढ़ना है इस बार और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मतलब सिलेबस तो देखना चाहिए एक बार एटलीस्ट। कुछ लोग तो होते हैं कि सिलेबस देखा नहीं, बस लास्ट डे में पढ़ के एग्ज़ाम निकाल रहे हो, तो वो सारी चीज़ें अब करना बंद कर दो, ठीक है। हो गया, ये फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने कर लिया, अब नहीं, ठीक है, सेकेंड ईयर में आ चुके हो, अब कुछ करना है तो ये सब करना बंद करो, सिलेबस देखो अच्छे से। तो इसीलिए देखो यार, मुझे कोई शौक थोड़ी लगा है कि इतना डिटेल में आप लोग के लिए एक एक पॉइंट मैंने लिखा है, कोई मतलब हम ऐसा तो है नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट है तभी लिखा है ना, तो आप लोग भी पढ़ो, ठीक है। और इसीलिए मैंने लिख दिया इसको बहुत अलग अलग, वरना सिलेबस आप लोग देखोगे ना तो आप लोगों को काफ़ी कंडेंस फॉर्म में देखने को मिलता है। इसीलिए हमने एक एक टॉपिक को ऐसे पॉइंट वाइज कर दिया ताकि आप लोग को दिखने में भी आसान लगे, ताकि आप लोग पढ़ सको। तो पढ़ना ज़रूर, खुद से पढ़ना, ठीक है, हम तो दिखा ही रहे हैं क्या क्या है। तो यूनिट 4 में आपका आ गया फिल्ट्रेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन। तो फिल्ट्रेशन क्या है, फिर हम लोग चीज़ों को फिल्टर करेंगे, जैसे कि इसमें हमारे मशीन्स की बात करें तो हमारा प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर हो गया, फिल्टर लीफ हो गया, रोटेटरी ड्रम फिल्टर। तो देखो इस सब का नाम आप लोग खुद ही पढ़ लेना, ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगेशन की बात करें तो यहाँ पे हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हेल्प से चीज़ों को सेपरेट, यानी कि जो भी फ्लूइड्स वगैरह होते हैं उनको सेपरेट करने का काम करेंगे। अब इसमें भी हमारा परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज तो देख लेना आप लोग, ठीक है। और यूनिट 5 की बात करें तो यूनिट 5 में आप लोग को यहाँ पे इक्विपमेंट के बारे में तो नहीं पढ़ना है, लेकिन हमारे जो भी फार्मास्यूटिकल
प्लांट कंस्ट्रक्शन के मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि जो भी हम लोग इक्विपमेंट बना रहे हैं तो कौन से मटेरियल से बनाना चाहिए, ठीक है, तो उन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर कोरोजन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस। और फाइनली हम लोग बात करते हैं अपने फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड के सिलेबस के बारे में। यहाँ पे देखो, ये इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप लोग को यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर से मिलता हुआ मिलेगा। बाकी तो सारे सब्जेक्ट्स आप लोग के न्यू ही देखने को मिलेंगे। तो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आप लोग भली भांति परिचित होंगे, और हम लोगों ने इसका काफ़ी डिटेल वीडियो भी किया था। स्टार्टिंग में हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट भी बताए थे, आई होप कि आप लोगों ने देखे होंगे। और तो उसी का आप लोग को जो भी सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा है उसका फर्दर चीज़ें आप लोग को पढ़नी है, यानी कि इसका सेकेंड पार्ट और इसका थर्ड पार्ट भी है जो कि आप लोग को फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे यूनिट नंबर 1 की, तो यहाँ पे आ जाता है हमारा बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो देखो, यहाँ पे आप लोग को बेंजीन रिंग के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है। बेंजीन रिंग आप लोग को आई थिंक पता होगी, स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा होगा। तो बिल्कुल इसी के बारे में आप लोग को काफ़ी डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, ना कि सिर्फ यूनिट 1 में, बल्कि हमारे मतलब अगर हम लोग बात करें अपने फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड की, तो यहाँ पे आप लोग को एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड हमारी एरोमेटिक कंपाउंड्स के ऊपर ही बेस है। तो यूनिट 1 में आप लोग को पढ़ना है बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। जैसे कि इसके अंदर सब टॉपिक्स की बात करें तो हमारा एविडेंसेज हो गया, ठीक है, ऑर्बिटल पिक्चर हो गया बेंजीन की, और जो भी हमारे एरोमेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, हकल्स रूल हो गया। तो मतलब यहाँ पे हम लोग बात करें तो बेंजीन से लेके बेंजीन का कैसे यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर है तो उसका क्या एविडेंस है, यानी कैसे वो स्ट्रक्चर यहाँ पे हम लोग मानते हैं कि यही स्ट्रक्चर है हमारे बेंजीन का। और उसके बाद हकल्स रूल हमारा होता है जो कि एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए होता है, यानी इसकी हेल्प से हम लोग ये पता लगाते हैं कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है कौन सा नहीं है। फिर हमारे कुछ स्ट्रक्चर हो गए DDT, सैकरिन, BSCN, क्लोरामाइन, टी, तो इन सब के बारे में पढ़ना है। और देखो, अगर आप लोग को मैं सच बताऊँ ना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड आप लोग की ईजी रहने वाली है। अगर आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट अच्छे से पढ़ी है, ठीक है, या फिर नहीं भी पढ़ी है, मान लो बाय द वे, तो भी आप लोग की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड ईजी रहने वाली है, ठीक है। इसमें टफ कहाँ से हो जाती है, टफ यहाँ पे थोड़ा सा इस मामले में होगी कि आप लोगों को स्ट्रक्चर थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, बाकी यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ईजी रहने वाले। तो यूनिट नंबर 2 की बात करें तो इसके अंदर आप लोग को पढ़ना है फिनॉल्स के बारे में, ठीक है। तो फिनॉल्स के अंदर यहाँ पे हमारा फिनॉल एसिडिक नेचर का होता है, तो एसिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस पढ़ेंगे। फिर क्वालिटेटिव टेस्ट और स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ फिनॉल्स के हमारे कुछ सब कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि हमारे डेरिवेटिव्स कह सकते हो, फिनॉल हो गया, क्रिसॉल हो गया, रिसोर्सिनॉल हो गया और नेप्थॉल्स। और बात करें हम लोग यहाँ पे सेकंड चैप्टर की, तो आ जाता है हमारा एरोमेटिक अमीन्स। तो यहाँ पे हमें अमीन्स के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम लोग चूंकि अमीन्स बेसिक नेचर के होते हैं तो पढ़ेंगे बेसिसिटी ऑफ अमीन्स, और यहाँ पे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पढ़ेंगे, जो भी हमारा बेसिसिटी पे क्या इफेक्ट होता है अगर हम लोग कोई सब्स्टिट्यूएंट्स लाके ऐड कर दे रहे हैं। फिर हमारा इसी का स्ट्रक्चर होता है डायोजोनियम सॉल्ट, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर उसी तरीके से एरोमेटिक एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उनकी क्या एसिडिटी होती है, यानी यहाँ पे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे बेंजीन रिंग के ऊपर जब ऐड हो जाता है, ठीक है, तो जैसे कि हमारा बेंजोइक एसिड हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे यूनिट 2 में पढ़ेंगे। और यूनिट 3 की बात करें तो हमारा आ जाता है फैट्स एंड ऑयल्स। अब देखो, फैट्स एंड ऑयल्स आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में लिपिड्स के अंदर पढ़ा ही था, तो अब हम लोग यहाँ पे उसकी केमिस्ट्री के बारे में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे, यानी उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। थोड़ा बहुत हम लोगों ने वहाँ पे भी डिस्कस किया था, आई होप आप लोगों को याद होगा। और फैटी एसिड्स की क्या रिएक्शंस होती हैं, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोजिनेशन, सैपोनिफिकेशन। तो मतलब कुल मिला के फैट्स एंड ऑयल्स की जो भी केमिकल स्ट्रक्चर होता है और जो भी केमिकल नेचर होता है उन सब के बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे। और यूनिट 4 आ जाता है हमारे यहाँ पे पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स। तो हाँ, यहाँ पे देखो हमारे जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पे नैप्थलीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फेनेंथ्रेसीन, एंथ्रासीन, ये तीनों तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप लोग एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते रहते हैं। बाकी ये पाँचों ही किसी ना किसी तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारा। और फिर आ जाता है हमारे यहाँ पे साइक्लो एल्केन्स। तो साइक्लो एल्केन्स आप लोगों ने बहुत अच्छे से पता है, जो भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जब हम लोग उनको साइक्लिक फॉर्म में, ठीक है, वो भी एल्केन्स यानी सिंगल बॉन्ड वाले। तो इसमें हम लोग बात करें तो हम लोग पढ़ेंगे जो भी उनकी स्टेबिलिटी होती है। अब स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमारी कुछ थ्योरीज होती हैं, जैसे बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी, कोल्सन एंड मॉफिस थ्योरी और सैक्स मोहर्स थ्योरी। तो इन सब के बारे में काफ़ी डिटेल में बात कर रहे होंगे। फिर हमारा रिएक्शंस ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन, तो ये हमारे हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, ये हमारे 4 मेजर सब्जेक्ट हो जाते हैं। अब जो हमारा ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स है,
तो देखो यहाँ पे उसका सिलेबस मतलब अगर हम लिखने बैठे तो काफ़ी डिटेल सा सिलेबस है, बट है वो इतना डिटेल में है नहीं, ठीक है, मतलब है वो छोटा सा ही, बट उसका सिलेबस काफ़ी डिटेल में है। तो उसको हम लोग बाद में कभी देखेंगे, क्योंकि वैसे भी वो सारे यूनिवर्सिटी में है भी नहीं, एक ATU में है लेकिन। तो ये था आपका बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर का डिटेल सिलेबस इंट्रोडक्शन। एंड आई होप कि आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया तो लग गया होगा कि कैसा सिलेबस है। बाकी अगर हम आपको बताएं तो देखो यहाँ पे जो इंजीनियरिंग है और जो माइक्रोबायोलॉजी है, इनका सिलेबस थोड़ा सा लेंदी ज़्यादा है, लेकिन चीज़ें ईजी हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें फिजिकल फार्मास्यूटिक्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, तो इनका सिलेबस लेंदी कम है, मतलब इनका सिलेबस शॉर्ट है, लेकिन चीज़ें कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा है। यानी कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान चीज़ों को समझने में ज़्यादा देना पड़ेगा, और इंजीनियरिंग और माइक्रोबायोलॉजी में हमें चीज़ों को थोड़ा सा याद ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये थे हमारे इस तरीके से ओवरव्यू। और देखो यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर में आप लोग का लेवल थोड़ा सा अप होगा, सिलेबस देख के भी आप लोग को पता चल चुका है। और यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब आप लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, ठीक है। स्पेशली ये बात हम उन लोगों के लिए बोल रहे हैं जो क्या करते हैं कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ना चालू करते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो हर सब्जेक्ट में पास भी हो जाते हैं, और उनको लगता है कि वो बहुत महान काम कर रहे हैं, ठीक है, और उनको लगता है कि वो तो अलग ही सिग्मा है। तो देखो यहाँ पे ऐसे सिग्मा बनने से कुछ होने वाला है नहीं। तो ये सारी हरकतें आप लोग छोड़ दो जो भी कर रहे हैं, ठीक है, जो भी ये करते हैं कि एग्ज़ाम के लास्ट दिन उनको पढ़ना है, बाकी उनको कभी मतलब ही नहीं है पढ़ाई लिखाई से, तो ये सारी चीज़ें करना बंद करो। क्योंकि ऐसे कुछ होने वाला है नहीं, जो आप लोग एक दिन पहले पढ़ते हो वो एक दिन बाद भूल भी जाते हो, तो उसका लाइफ में कोई यूज होने वाला है नहीं। तो अब थोड़ा सा सीरियस होकर आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब आप लोग का थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेवल पे चीज़ें चालू हो रही हैं। देखो ये थर्ड सेमेस्टर आप लोग का लास्ट सेमेस्टर है, बाकी फोर्थ सेमेस्टर से आप लोग के कॉम्पिटिटिव लेवल के सब्जेक्ट्स चालू हो जाएंगे। यानी कि हमारे वो सब्जेक्ट्स आना चालू हो जाएंगे जिनका जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जीपैट वगैरह, वहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं वो फोर्थ सेमेस्टर से चालू हो जाएंगे। लेकिन थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट से भी आप लोग को क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, बस उनका वेटेज थोड़ा सा कम रहता है कंपेयर टू फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जो भी मस्ती वगैरह है वो भी आप लोग करो। देखो बिल्कुल करो, ऐसा नहीं है कि आप लोग पूरा दिन पढ़ते ही रहो, लेकिन अब थोड़ा बहुत पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालो, चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ो। सिर्फ एग्जाम में पास होने के लिए मत पढ़ो, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए डिमांड मत करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिपेंड होना छोड़ो, और सिलेबस को अच्छे से पढ़ो, नॉलेज पे फोकस करो। हाँ मतलब करो ये सब चीज़ें, ठीक है। और ओके, तो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम यहाँ पे सिलेबस किस तरीके से कवर करने वाले हैं, और उससे भी पहले बात करते हैं कि एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं। तो देखो अगर हम लोग बात करें एकेडमिक कैलेंडर्स के बारे में, ठीक है, एकेडमिक कैलेंडर्स के अकॉर्डिंग आप लोग के एग्ज़ाम जनवरी स्टार्टिंग या फिर दिसंबर लास्ट में होने चाहिए, ठीक है। मतलब जनवरी में तो श्योरली होने चाहिए एकेडमिक कैलेंडर्स के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम लोग लास्ट 3 ईयर्स का बायोडाटा देखें तो लास्ट 3 ईयर्स से आप लोग एग्ज़ाम हर बार मार्च में ही हो रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग मार्च को टारगेट लेकर चलेंगे। चलो अच्छी बात है अगर आप लोग का एग्ज़ाम फिर से मार्च तक जा रहा है, लेकिन देखो मार्च तक एग्ज़ाम जाने के बाद ये तो अच्छी बात हो जाती है कि यहाँ टाइम मिल जाता है, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को टाइम मिलता नहीं है। आप लोगों ने देखा कि सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम 2 महीने के अंदर हो गए। तो वही चीज़ है कि दिसंबर में अगर जनवरी में हो जाता है तो आप लोग के लिए कहीं ना कहीं अच्छा ही है, बट मान लो चलो नहीं हो पाता है तो मार्च तक जा सकता है, लेकिन जनवरी आप लोग टारगेट करके चलो, यानी जनवरी में आप लोग का एग्ज़ाम हो जाएगा। यानी आप लोग के पास अब मोटी मोटा 4 महीने बचे हुए हैं, और हमारे पास भी। तो देखो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको पता है मेरी भी कुछ पर्सनल स्टडीज़ हैं, और आप लोगों ने इतनी ज़्यादा अब डिमांड कर दी है तो ठीक है छोड़ो, अब हम भी आपका साथ नहीं छोड़ने वाले, ठीक है। और ठीक है, मुझे भी यार बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था सीरियसली इतने दिनों से, और पर्सनली आज मुझे खुद भी बहुत खुशी हो रही है आप लोग के लिए वीडियो बनाकर। तो देखो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ज़्यादा बहुत ज़्यादा चीज़ें मैनेज करनी होंगी, तो थोड़ा सा यार आप लोग मुझ पे इतना प्रेशर मत देना स्टार्टिंग में, बस मुझ पे थोड़ा सा भरोसा रखो। अगर हम लोग बात करें तो फिजिकल और ऑर्गेनिक, आई प्रॉमिस फिजिकल और ऑर्गेनिक आप लोग का दिसंबर से पहले कंप्लीट हम ज़रूर करवा देंगे, ठीक है, 100% इसकी गारंटी है। देखो जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग बाद में मुझे ब्लेम मत करो। और इंजीनियरिंग और माइक्रोबायोलॉजी का हम ट्राई करेंगे, बट प्रॉमिस नहीं है, ठीक है, ट्राई करेंगे कि हो जाए, बट प्रॉमिस नहीं कर सकते कि सिलेबस पूरा हो जाएगा।
बिल्कुल यूनिट 3 तक तो हो जाएगा, बट पूरा हो जाएगा ये प्रॉमिस नहीं कर सकते। लेकिन अगर बाय द वे आप लोगों की किस्मत अच्छी रही, एग्जाम मार्च तक जा रहे हैं, तो फिर पूरा सिलेबस हो जाएगा, इसकी भी पूरी गारंटी है। और थोड़ा सा हम सिलेबस को इस बार से डीप में कवर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग यार ये शिकायत मत करना कि चीज़ें बहुत इजी, यार देखो इजी अब छोड़ो, हो गया जो भी इजी विजी था, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करते हैं, बट कॉम्प्लेक्स चीज़ों को भी हम लोग इजी करके देखेंगे, नो डाउट। बट चीज़ों को डिटेल में पढ़ना अब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोग यहाँ पे चीज़ें समझ गए होगे। एंड इन सारी बातों के साथ हम लोग यहाँ पे आज का वीडियो ख़त्म करते हैं, और आपसे बहुत जल्द, अच्छा हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि डेली वीडियोस होना मुश्किल है, ठीक है, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हर अल्टरनेट डे पे आप लोग को वीडियो देखने को मिलती रहे, ठीक है। अल्टरनेट डे पे हम वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर कभी चांसेस बनते हैं तो डेली भी कोशिश करेंगे। देखो हम कोशिश ही कर सकते हैं, मुझे भी अपनी चीज़ें देखनी है। बाकी इन सारी चीज़ों के साथ हम लोग यहाँ पे अपना ये वीडियो एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।